हेलो दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो है अपने आप ही वो बंद हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, तो यहीं से अभी कंटिन्यू करेंगे प्रक्रियात्मक पारदर्शिता। ठीक है, तो हम ये फ़ोन टेपिंग के बारे में आर्टिकल चल रहा था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सेवा प्रदाता को एक लिखित निर्देश देना होता है। सेवा प्रदाता जो भी जो फ़ोन की टेपिंग करता है ना, उसको एक लिखित निर्देश देना होगा कि इस व्यक्ति की फ़ोन टेपिंग की जा रही है और इसकी अथॉरिटी से, कि इस बंदे ने मुझे अथॉरिटी दी है कि मैं फ़ोन टेपिंग कर सकूँ। वो किसको जमा कराना होता है? अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या फिर समकक्ष रैंक का कोई अधिकारी हो, उसको एक लिखित पत्र देना होता है। ठीक है, उसके अलावा सूचना का प्रकटीकरण। तो इसमें जो इंटरसेप्शन या फिर अवरोधक होता है, जो कॉल के बीच में लगाया जाता है, उसके निर्देश में उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम, पदनाम निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, जिससे इंटरसेप्टेड कॉल का खुलासा किया जाना है। ठीक है, सेवाओं प्रदाताओं का उत्तरदायित्व। तो इसमें जो सेवा प्रदाता होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल की टेपिंग करते हैं। ठीक है, सेवा प्रदाताओं के लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर जो है सुरक्षा प्रवर्तन एजेंसी को पावती पत्र जारी किया जाना अपेक्षित होता है। ठीक है, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो जो विधि प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं, प्रवर्तन मतलब जो एनफोर्स करती हैं किसी भी उसको, तो ऐसा एक लीगल फॉर्मेट में जो है पत्र जारी करना आवश्यक होता है। उनके द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को प्राप्त अवरोधन अनुज्ञप्तियों की एक सूची अग्रेषित करना अनिवार्य है। मतलब जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है वो हर 15 दिन में जो है उनको अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को जो है उनको देनी होती है। ठीक है, वे यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक उपाय करेंगे कि संदेशों का अनधिकृत इंटरसेप्शन ना हो। मतलब जो वो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अनधिकृत, मतलब जितने उनको कही जाए जितने दिनों के लिए उतना ही किया जाए और पूर्ण गोपनीय बनी रहे और किसी को शेयर ना करे। ठीक है, अनधिकृत इंटरसेप्शन के मामले में सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मतलब जैसा जो अधिकारी ने उसको कहा है जितना रिकॉर्ड करने को, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करे, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड ना करे। अवैध फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध उपाय की अगर बात करें, तो अनधिकृत फ़ोन टेपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, अनधिकृत फ़ोन टेपिंग की जानकारी होने पर नज़दीकी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई डायरेक्ट फ़ोन टेप कर रहा है तो उस पर जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति भारतीय तार अधिनियम की धारा 26B के तहत अनधिकृत तरीके से कृत्य करने अथवा फ़ोन टेपिंग करने वाले व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध न्यायालय जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत टेपिंग के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ठीक है, अगर आपने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग किया तो आपको 3 साल तक की सजा जो है हो सकती है। ठीक है, अधिकृत फ़ोन टेपिंग करने वाले व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु डेटा का साझाकरण अधिकृत तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अनधिकृत व्यक्ति ही हो, अधिकृत जिसको बोला गया है उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। बाद में उसको प्रूफ करना होगा कि मुझे इस अधिकारी ने बोला था तब मैंने ऐसा किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिनियम या विधेयक, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल, आपराधिक कानूनों में जो है संशोधन हुआ। तो हाल ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से जो आपराधिक कानून है उसमें व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में आपराधिक कानूनों के बारे में अगर देखें तो आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब राज्य और जो सेंटर की वो मिली जुली वो होती है, उसके अंदर आते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, एक तो राज्य सूची होगी, एक केंद्र सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। तो ये मामले उसमें आते हैं आपराधिक कानून। इसके विपरीत पुलिस और जेल से संबंधित मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जितने पुलिस और उसके जेल से संबंधित होता है वो राज्य में आते हैं। भारत में आपराधिक कानूनों को नियंत्रित करने वाले कानून एवं संहिता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, उसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दे रखे हैं कॉलम में। तो अगर आईपीसी की बात करें 1860, तो वो सभी आपराधिक कृत्यों और ऐसे कृत्यों के लिए सजा या दंड का प्रावधान करने वाला मुख्य दस्तावेज है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा आईपीसी धारा इतने के तहत इतने दिनों की सजा हुई, इतने साल की सजा हुई। तो आईपीसी को बनाने का उद्देश्य क्या था? भारत में अपराध के लिए एक सामान्य और विस्तृत दंड संहिता प्रदान करना। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। आईपीसी के तहत जो है दंड भारत के भीतर किए गए अपराधों और भारत से बाहर किए गए अपराधों दोनों पर लागू हो सकता है आईपीसी के लिए। ठीक है, हालांकि भारत के बाहर किए जाने वाले अपराधों पर सुनवाई भारत में हो सकती है। उसके अलावा अगर सीआरपीसी की बात करें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो ये क्या है? एक प्रक्रियात्मक कानून है।
इसमें बताया गया कि पुलिस तंत्र कैसे कार्य करे, जांच करेगी। साथ ही इसमें जांच और सुनवाई के दौरान अदालतों द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख होता है। ठीक है, सीआरपीसी आपराधिक अपराधों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जमानती होता है, गैर जमानती होता है, संज्ञेय, गैर संज्ञेय अपराध। भिन्न भिन्न जो अपराध है उनका प्रक्रियात्मक उपचार अलग अलग होता है। शिकायत दर्ज करने के समय के अलग अलग चरण जैसे कि एफआईआर फाइल करना, साक्ष्य एकत्र करना, जांच शुरू करना, सभी जो है सीआरपीसी द्वारा अभिशासित किए जाते हैं। उसके अलावा तीसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इस अधिनियम में क्या है, न्यायालय में जो साक्ष्य होता है उसकी स्वीकार्यता के संबंध में नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें किए गए जो प्रावधान है उसमें प्रक्रिया और अधिकारों दोनों के बारे में उल्लेख होता है। ठीक है, मतलब एक तो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, कैसे जेल होगी, कैसे मतलब कानून के दायरे में इसको इंसान को लाया जाएगा, और एक होता है उसके अधिकार, उस इंसान के अधिकार है। इन दोनों के बारे में इसमें लिखा होता है। इसके तहत न्यायालय में कार्यवाही आगे बढ़ाने और न्यायालय के समक्ष अपना दावा साबित करने की प्रक्रिया का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, जो आपराधिक कानून है उसमें पहले भी कुछ संशोधन किया गया, उनके बारे में देखते हैं। आपराधिक विधि अधिनियम 2013 संशोधन जो हुआ था, यह अधिनियम जो है भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, 2013 में जैसे कि वो निर्भया केस आया था। ठीक है, तो उसके अलावा इस संशोधन ने ओरल सेक्स और महिलाओं के शरीर में अन्य वस्तुओं को प्रविष्ट कराने को अपराध के रूप में शामिल करके बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया था। इस अधिनियम के तहत पीछा करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, ये वही जो निर्भया केस हुआ था 2013 में, उसके बाद ये बना था। आपराधिक विधि अधिनियम संशोधन 2018, इस अधिनियम को बलात्कार कानून को सशक्त करने के लिए विस्तारित किया गया। इसमें दंड की न्यूनतम मात्रा को 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्षों का न्यूनतम कारावास होगा। इसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास का सजा प्रावधान है। आपराधिक कानूनों पर हाल के अगर ऐतिहासिक निर्णय देखें तो ऐसे कई निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने या तो समकालीन समय के अनुसार आपराधिक कानून की धाराओं में स्पष्टता लाने का प्रयास किया अथवा आपराधिक कानून की धाराओं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहला केस अमीश देवगन बनाम भारसंघवाद 2020। यह मामला समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंध था। इस मामले में संबंधित धाराओं में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153B और 295A इनको शामिल किया गया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच, स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति होती है, और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। फ्री स्पीच में सरकारी नीतियां की आलोचना करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, जबकि हेट स्पीच में अर्थ किसी समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना है। ठीक है, फ्री स्पीच में आप एक वो मतलब जैसे बीजेपी सरकार है उसकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं ना, पर कहीं पे अगर समुदाय या समूह को आप क्या बोलते हैं मोटिवेट कर रहे हैं लड़ाई के लिए, सांप्रदायिकता या इस टाइप से कुछ होता है तो वो हेट स्पीच में आ जाता है। ठीक है, अनुराधा भसीन बनाम भारसंघवाद 2020, इस मामले में एक मुद्दा दंड प्रक्रिया सीआरपीसी 1973 की धारा 144 का अधिकाधिक प्रयोग करने से संबंधित था। तो धारा 144 क्या होती है, आपने सुना होगा, जहाँ पे मतलब 4 या 4 से अधिक लोग एकत्र ना हो सके। ठीक है, ये धारा लगने के बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 144 के विचारों की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायालय ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक भी है। साथ ही इसे केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां खतरा हो या खतरे की आशंका हो। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, इसमें जो है आईपीसी की धारा 377 के अनुसार प्रकृति के खिलाफ होने के कारण एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच सहमति से लैंगिक संबंध अपराध है। ठीक है, 2018 में क्या गया था। हालांकि न्यायालय ने भारत में जो LGBTQ है समुदाय है उनके सभी सदस्यों के समान नागरिकता के अधिकारों को बरकरार रखा था। इस प्रकार न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से बने लैंगिक जो संबंध होते हैं उनको अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, चाहे वह संबंध समान लिंग वाले व्यक्तियों के बीच बने हो या विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच बने हो। उसके बाद देखिए जोसेफ शाइन बनाम भारत संघवाद 2018, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा जो 497 है उसको रद्द कर दिया था। इसमें क्या है, एक विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में मानते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित था, इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानूनों के समान संरक्षण और अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का उल्लंघन देता है। यहाँ पे व्यभिचार मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब जो विवाहित महिला वो एक तरह से अपने पति की संपत्ति है और अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो वो
अपराध की श्रेणी में उसे रखा जाएगा धारा 497 के तहत। ठीक है। उसके अलावा न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है, मतलब ये सिर्फ फीमेल के साथ हो रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानूनों के समान संरक्षण और कानून लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022, तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है हाल ही में। ठीक है। इस अधिनियम के बारे में, अधिनियम क्या है? तो अपराधियों की पहचान अधिनियम 1920 था, उसको ये प्रतिस्थापित करेगा 2022 वाला। आवश्यकता क्यों है इसकी? क्योंकि जो विश्व के अन्य देश हैं उनमें जो नई मापन तकनीक है वो विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम दे रही है। ठीक है। 1980 में जो भारत है उसके विधि आयोग ने अधिनियम को आपराधिक जांच में आधुनिक प्रवृत्ति के अनुरूप ढालने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया था 1980 में। ठीक है। 2003 में मलीमत समिति ने अपराधियों का डेटा जैसे डीएनए, उनके खून के लिए नमूने, बाल, लार, शुक्राणु आदि संग्रहित करने के लिए मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने हेतु अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिश की थी। उसके अलावा उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य जो है, इसके प्रावधानों के तहत किए जाने वाले जो मापन के दायरे हैं उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाना। यह अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और आपराधिक मामलों को सुलझाने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा। ठीक है। मतलब एक अपराधी का डाटा एक तरह से पूरा, जैसे ये NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अंतर्गत जो होगा वो सारा डाटा ऐसे एजेंसियों के पास रहेगा। ठीक है। इस कानून के तहत NCRB के कार्य क्या होंगे? राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट या विशेष व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं भंडारित और नष्ट करना। ठीक है। उसके अलावा राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मापने से संबंधित रिकॉर्ड संचित करना, प्रासंगिक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ सूचनाओं की प्रोसेसिंग करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचनाएं देना। ठीक है। उसके अलावा देखिए इसकी विशेषता क्या होगी अधिनियम की? तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, टेबल है इसके अंदर दिया गया है NCRB के, जो कैसे बढ़ोतरी होगी। यह अधिनियम संग्रहित किए गए जाने वाले डेटा के प्रकार, वे व्यक्ति जिनसे ऐसा डेटा प्राप्त किया जा सकता है और इन संग्रह को अधिकृत करने वाले प्राधिकारी, इसके क्षेत्रों के को विस्तृत करेगा। ठीक है। विवरण का प्रतिधारण, तो इसमें जो विवरण दिया होगा वो अधिनियम के तहत संग्रहित किए गए विवरण को संग्रहण की तारीख से लेकर 75 वर्षों तक, एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे जीवन के लिए ही जो है एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा। इस रिकॉर्ड को उन मामलों में नष्ट कर दिया जाएगा जिनमें व्यक्ति को पहले से दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है और जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के बिना ही छोड़ दिया गया, मतलब जो एक तरह से आपराधिक उससे बाहर आ जाएगा, उनका रिकॉर्ड नष्ट हो जाएगा या बरी या रिहा कर दिया गया हो, अर्थात सभी प्रकार के कानूनों उपचारों के समाप्त होने के बाद। अब NCRB के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? एक गृह मंत्रालय का एक भाग है, होम मिनिस्ट्री का भाग है, जिसकी स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। इसका पर्पज़ क्या है? अपराध से अपराधियों का संबंध स्थापित करने में जांचकर्ताओं की सहायता करना। ठीक है। इसकी सिफारिश जो है टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 77 से 81 जो था, और गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है उसके कार्यबल 1985 ने की थी। ठीक है। 85 में सिफारिश हुई थी, 86 में बन गया था। हाल ही में NCRB का 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसके प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित है। कौन से? भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, कारागार सांख्यिकी, भारत में अंगुली चिन्ह, भारत में गुमशुदा बच्चों महिलाओं पर रिपोर्ट। ठीक है। विवरण देने का प्रतिषेध, अगर कोई इंसान मना करता है तो क्या होगा अपना विवरण देने से? तो विवरण देने का प्रतिरोध करना या मना करना भारतीय दंड संहिता 1860 जो IPC ऊपर देखी थी उसके तहत अपराध माना जाएगा। ऐसे प्रतिरोध या उनके इनकार करने पर पुलिस अधिकारियों या जेल के अधिकारी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीकों से विवरण प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होता है, DM होता है, उसकी क्या शक्ति होगी? तो इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट CRPC के तहत जांच या कार्यवाही करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विवरण देने के लिए निर्देशित कर सकता है। नियम बनाने की शक्ति को केंद्र सरकार तक विस्तृत करना, तो इसमें जो है पहले अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास थी। अब अधिनियम द्वारा इस अधिकार को जो है केंद्र सरकार तक विस्तृत कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें कई मामलों में नियम बना सकती है, जैसे जानकारी संग्रहित करने के तरीके, इससे संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो NCST है वो पिछले 4 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ठीक है। ये अप्रैल की उसमें हमने देखा भी था, आर्टिकल आया था। समिति ने यह भी कहा कि NCST इस दौरान संसद में एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है 4 सालों से। अब थोड़ा सा NCST के बारे में देख लेते हैं। NCST क्या है? एक स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का A सम्मिलित करके की गई थी। ठीक है। 338 का A
इस संशोधन के द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में, जिसका नाम क्या था, NCSC और NCST, 19 फरवरी 2004 में से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आयोग के कार्य क्या थे, तो 338 ए के उपखंड 5 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच निगरानी करेगा और ऐसे रक्षोपाय के कार्यकरण का मूल्यांकन करेगा। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा। उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उन पर सलाह देना, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये भी इसी का कार्य है। उन सभी के रक्षोपाय के कार्यक्रम के बारे में प्रति वर्ष ऐसे अन्य समय पर जिसे वह ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपाय और उन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में ये सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किसी भी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए ऐसे अन्य कार्यों का ये निर्वहन करेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, विभिन्न कार्यों के तहत सुरक्षा, ये सारे जो है अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद डायरेक्ट दे रखे हैं आपको, इनके बारे में एक बार वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अनुच्छेद 15, 29, 46, 350 का। ठीक है, ये जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा है। अब यहाँ पे ये जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है, तो अनुच्छेद 23, 24, 244 का 1, 275, ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। विभिन्न कानूनों के तहत सुरक्षा, तो जो कानून इनके लिए बनाए गए अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, ये सारे कानून हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा। और राजनीतिक सुरक्षा, अनुच्छेद 164 का 330, 332, 334, 243, 371, ये सारे राजनीतिक सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं अनुसूचित जनजातियों को। उसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, संविधान के संबंधित मुद्दे हैं ये सारे। ठीक है, पहला क्या है, अनिवार्य धार्मिक प्रथा, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसके अनुसार क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट के अनुसार जो है मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब का भी एक या 2 महीने पहले आपने देखा ही होगा, हेड का जो स्कार्फ होता है पहनना, इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोई ये जरूरी नहीं है। इसमें अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त इसे नहीं है। ठीक है, हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस याचिका पर दिया जिसमें स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं के अंदर यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने के अधिकार की मांग की गई थी। आवश्यक धार्मिक प्रथा परीक्षण के बारे में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1954 में शिरूर मठ मामले में प्रस्तुत किया गया था यह सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित किया था जो धर्म के अनुसार आचरण के लिए आवश्यक और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो धर्म शब्द है वो एक धर्म के लिए अभिन्न इंटीग्रल सभी रिवाजों प्रथाओं को शामिल करेगा, और कौन सी प्रथाएं अनिवार्य है कौन सी गैर अनिवार्य है इसे निर्धारित करने की जिम्मेवारी कोर्ट ने अपने ऊपर ले ली थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में अनिवार्य और गैर अनिवार्य प्रथाओं में अंतर करने का प्रयास किया। संबंधित शब्दावली, युक्तियुक्त सुविधाएं, रीजनेबल एकोमोडेशन। तो हाल ही में जो हिजाब है वो पहनने के मुकदमे पर जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिए गए जो निर्णय है उस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि न्यायालय ने युक्तियुक्त सुविधाओं के लिए सिद्धांत की अनदेखी कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं युक्तियुक्त सुविधाएं क्या होती हैं। तो यह एक सिद्धांत है जो मानवता को प्रोत्साहित करता है, सकारात्मक अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है, साथ ही अक्षमता, स्वास्थ्य स्थिति या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर भेदभाव को रोक देता है। सामान्यतः इस सिद्धांत के अनुसार जो है लोगों को युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि ऐसी सुविधाओं के कारण कोई अनुचित कठिनाई ना हो रही हो। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः दिव्यांग संबंधी अधिकारों के विषय में किया जाता है। दिव्यांगता जो मतलब हैंडीकैप होते हैं उनके संबंधी अधिकारों के विषयों में भी किया जाता है। भारत में दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में युक्तियुक्त सुविधाओं को परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से किसी को बस परेशानी ना हो, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। कानूनी इकाई का दर्जा, लीगल एंटिटी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है पेरेंट्स पैट्रियार्ड, राष्ट्र के अभिभावक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए प्रकृति को कानूनी इकाई का दर्जा दिया है, नेचर को जो है कानूनी इकाई का दर्जा दिया है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी रक्षा करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 2017 में भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को मनुष्य के समान कानूनी दर्जा दिया था। ठीक है, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया था। इसके अलावा 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पक्षी और जलीय जीवों सहित पूरे
जंतु जगत को कानूनी इकाई के रूप में घोषित किया था। इस निर्णय का महत्व क्या है? तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक जीवित व्यक्ति के समान ही प्रकृति के भी अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रकृति, पर्यावरण जीवन के अधिकार के मूल मानवाधिकारों का भाग है। यह पर्यावरण कानून का विस्तार है, साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है। लैटिन में जो है पेरेंट्स पैट्रियार्ड, इसका अर्थ होता है राष्ट्र के अभिभावक। यह अवधारणा राज्य को उन संस्थाओं के अधिकारों का संरक्षक अभिभावक बनने की अनुमति देती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, इन सबको इसमें जो है इंक्लूड किया गया। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति का आरक्षण। तो इसमें जो है जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसने जो है केंद्र सरकार के सभी